अफवाहों और कानाफूसी के बीच ली यानपिंग बस। वो बोली, देख लेना, बाद में सब जान जाएंगे कि मैं ही सही थी। एक रात अचानक तापमान तेजी से गिर गया और दुनिया भर में बर्फ गिरने लगी। जून में बर्फ गिरना सबको बहुत अजीब लगा, लेकिन अगले दिन दोपहर तक जब वैश्विक तापमान -20 डिग्री पहुंच गया तो लोग धीरे धीरे चिंतित होने लगे कि कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली। बर्फ लगातार तेज होती जा रही थी, रुक नहीं रही थी। लोग बर्फीले संकट से डरे। अनहोनी के डर से स्कूल ने छात्रों को वापस बुला लिया। हॉस्टल में ली यानपिंग ठंड से कांपते हुए रजाई में लिपटी थी। साधना न करने से उसकी शक्ति कम हो गई थी और वह आम लोगों जैसी ही थी। उसकी नाक ठंड से लाल थी और वह बार बार टिश्यू से उसे पोंछ रही थी। काले भालू, तुम्हारी प्रतिभा जागृत हुई या नहीं? 10 दिन बीत चुके थे। काला भालू काफी बड़ा होकर किशोरावस्था में था और ली यानपिंग के मन में अब संदेह होने लगा। चिंता मत करो, जल्दी होगा। पिछली जिंदगी में हुवेन गरीब था और खंडहरों की खोज के बाद भी उसके पास भालू के लिए स्नैक्स नहीं थे। इस जन्म में मैंने इतने सारे संसाधन दिए, फिर भी तुम्हारी प्रतिभा जागृत क्यों नहीं हो रही? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मैं ये मेहनत किसके लिए कर रही हूँ? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो अपनी शक्ति तुम्हारे साथ साझा करना चाहती थी, पर अब लगता है ये स्नैक्स तुम्हें वापस कर दूं। मेरी फर मोटी है, मैं ठंड में नहीं मरूंगी। मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में कह दिया। ये आध्यात्मिक पत्थर तुम ही रखो, तुम्हारी प्रतिभा का जागृत होना सबसे जरूरी है। काला भालू हुंकारा। जाओ, नीचे से चीजें उठाओ। नाश्ता चबाते समय काले भालू ने ली यानपिंग के शरीर में थोड़ी सी गर्माहट भेजी। उसे डर था कि असली प्रलय आने से पहले ही कहीं वह ठंड से न मर जाए। इस गर्माहट को महसूस कर ली यानपिंग का शक अब पूरी तरह दूर हो गया। अनुबंध के अनुसार साधना के दौरान दोनों एक दूसरे को अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लौटाते हैं। भालू से मिली बेहद कम शक्ति से यह साफ था कि उसने खुद भी बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की है। ली यानपिंग को यह नहीं पता था कि काले भालू ने कम आध्यात्मिक शक्ति नहीं ली थी, बल्कि उनके बीच हुए मालिक सेवक अनुबंध के कारण शक्ति लौटाना पूरी तरह उस भालू की मर्जी पर ही निर्भर था। उधर दूसरे डॉर्मेट्री में मैं बिस्तर के सहारे बैठकर फिल्म देख रही थी और कमरे के सारे स्नैक्स खत्म हो चुके थे। कालीन पर सो रही वह सफेद सांप अब शावक अवस्था से बाहर निकलकर वयस्क बन चुकी थी। बाल्टी जितनी मोटी और बर्फ जैसी सफेद चमकती हुई। मैं बिस्तर से उतरकर उसकी फांकों को छूती हूँ और उसके भीतर की जबरदस्त जीवन शक्ति को गहराई से महसूस करती हूँ। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थीं। असली प्रलय अब शुरू होने वाली थी। इस जीवन में सफेद सांप प्रलय के पहले दिन ठंड से नहीं मरेगी। 12 बजते ही घड़ी की आवाज गूंजी और तापमान अचानक गिरकर -50 डिग्री हो गया। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और सफेद सांप की शक्ति के कारण मैं इस ठंड को नजरअंदाज कर सकती हूँ। बाहर बर्फ एक मंजिल तक जम चुकी थी। क्लास टीचर ने ग्रुप में चैन मैसेज शुरू किया ताकि सब अपनी स्थिति बता सकें और जरूरत पड़ने पर स्कूल बचाव कार्य शुरू कर सके। स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण मैं स्वयं सेवक बन गई और अलग अलग हॉस्टल में जाकर सामान बांटने लगी। जब मैं ली यानपिंग के कमरे के बिल्कुल पास पहुंची तो मैं वहां से सीधे नीचे कूद गई। बाद में जब कई छात्राओं ने ग्रुप में सामान मिलने की पुष्टि कर दी, तब ली यानपिंग ने मुझसे पूछा, का सामान कहाँ है? मैंने ग्रुप में तस्वीरें बतौर सबूत भेजी कि ली यानपिंग ने सुपरमार्केट से सामान स्कूल में जमा किया है। स्कूल ने कहा कि भारी बर्फबारी से सामान की बहुत कमी है। क्या ये सामान उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? सभी छात्र ग्रुप में मैसेज करने लगे। क्या मॉनिटर को पता था जो उसने इतना सामान लिया? क्या वह ऐसा कर सकती